हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो आज मैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल साइंस का जो पेपर था उसका बायोलॉजी या क्वेश्चंस का आज मैं डिस्कशन करूंगा। 360 डिग्री एनालिसिस होगा। तो जो बच्चे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस का एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझिए कि कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स महिलाएं लेती हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके। तो इस कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो कंपाउंड होता है वह किसी खास कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। एक तो वो प्रोजेस्टोजेन हो सकता है, प्रोजेस्टोजेन हो सकता है, या एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टोजेन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोल कैल्सिफेरॉल। कोल कैल्सिफेरॉल क्या है? ये विटामिन डी है, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। आई बात समझ में? सेकंड ऑप्शन को छोड़िए, अभी थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। वेलनाफ्लैक्सिन। याद रखिएगा, ये कंपाउंड आपका एंटी डिप्रेसेंट है। क्या है? एंटी डिप्रेसेंट, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, सिट्रजिन। ये आपका एंटी एलर्जिक होता है। क्या होता है? एंटी एलर्जिक, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो अपने आप ऑप्शन बी छट के बाहर निकल गया और यही जवाब है, लेवोनोजेस्ट्रेल। यही जवाब है। लेवोनोजेस्ट्रेल जो है ये आपका प्रोजेस्टोजेन का सिंथेटिक कंपाउंड होता है। आए समझ में? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे एलिमिनेट किया मैंने और क्यों, और बी ऑप्शन क्यों सही होगा बताया, और ऑप्शन ए सी डी गलत किए भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई। हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है? ठीक है, तो देखिए हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है। इसको सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय, याद रखिएगा, सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन करता है सिक्रेट? इंडोक्राइन ग्लैंड। और साथ में एक दूसरा चीज होता है एंजाइम, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम भी। ये एंजाइम इसको कौन सिक्रेट करता है? तो एंजाइम को सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया? क्लियर है? आपको आंसर भी यहां से मिल गया। आंसर क्या होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यही आंसर होगा। एक्सोक्राइन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सोक्राइन क्या करता है? एंजाइम सिक्रेट करता है। आई बात समझ में? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं और एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए क्या है? ये भी गलत है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड को बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। ये सीबम यानी वैक्स वगैरह सिक्रेट करता है, सीबम वैक्स। तो सेबेसियस ग्लैंड वैक्स सिक्रेट करता है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, सी भी गलत। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 में क्वेश्चन कहता क्या है कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और ह्यूमन के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन। अब तो भाई ये वायरस है, वायरस और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन क्या हो? वायरस जाएगा ह्यूमन को, ह्यूमन को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और ह्यूमन के बीच में कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं होता है। तो अच्छा रिलेशन से क्या संबंध हुआ? सिम्बायोटिक। ये जो है ना सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है अगर दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, तो ए बी को बेनिफिट देगा और बी ए को बेनिफिट देगा। तो क्या हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस
ह्यूमन को बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो सिम्बायोसिस उत्तर होगा ही नहीं, कट गया। जब सिम्बायोसिस उत्तर नहीं होगा तो आपका इंडो सिम्बायोसिस भी तो नहीं होगा, उसी का एक टर्म है इंडो सिम्बायोसिस। तो बच गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस ह्यूमन के बॉडी के अंदर में जाएगा, जाने के बाद में ये पैरासाइट की तरह होता है, ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाएगा और वहां पर इंफेक्शन फैलाता है, और ह्यूमन के बॉडी से ही ये न्यूट्रिएंट चुराता है। इसलिए ये क्या होगा, इनके बीच का रिलेशन होगा इंडो पैरासिटिज्म। इंडो पैरासिटिज्म, सिंपल पैरासाइट नहीं होता है, इंडो पैरासिटिज्म। इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर 5 गो इम्यूनोग्लोबिन का लिस्ट दिया है। कहता क्या है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फेक्शन के प्रेजेंस में सबसे पहले बनता है? तो यहाँ एक ट्रिक है बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन के लिए, और ट्रिक कॉपी में लिख लीजिए, आगे मदद करे। ट्रिक लिखिए, ट्रिक लिखिए, GAMED, गैमेट हो गया। जी के नीचे लिखिए P, ए के नीचे लिखिए S, M के नीचे लिखिए I, E के नीचे लिखिए L, D के नीचे लिखिए A। क्या पढ़ेंगे? पीसीला। अब समझिए, G मतलब हो गया IgG, इसके नीचे लिखा P का मतलब होता है प्लासेंटा, यानी आपका IgG वुमन के प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए बेबी में जाता है। तो कल जो क्वेश्चन पूछे आपसे कि वह कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो वुमेन के प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो आंसर क्या होगा? IgG। आप यहाँ एक क्वेश्चन भी मिल गया, कल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। IgA के नीचे क्या लिखा है? S का मतलब होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन कैसा सिक्रीशन? टीयर का सिक्रीशन हो रहा हो या सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का सिक्रीशन में IgA सिक्रेट होता है, याद रखिएगा। ये सब सवाल बन सकता है आपको। IgM के नीचे क्या लिखा है? I का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, यानी IgM वह पहला इम्यूनोग्लोबुलिन है जो इन्फेक्शन के प्रेजेंस में सबसे पहले बनता है। और यहां से आपका उत्तर निकल गया, IgM इज द करेक्ट आंसर। आइए IgE के बारे में बता दें। IgE के नीचे क्या लिखा है? L किसको डिनोट करता है? L मतलब एलर्जी। L मतलब एलर्जी, यानी जब भी बॉडी में एलर्जी होगा IgE सीक्रेट ज्यादा होगा। यह भी एक सवाल बन गया। लास्ट में IgD क्या करता है? बी सेल को एक्टिवेट करता है, बी सेल को एक्टिवेट करता है IgD। आया समझ में? मैंने ट्रिक के सहारे आपको 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बता दिया, कल कोई सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे मिलके बना है? तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें लिपिड का बाइलेयर होता है। इस तरीके से एक लेयर ऊपर हो गया, एक लेयर नीचे हो गया। लिपिड का क्या हो गया? बाइलेयर। इसमें होता है प्रोटीन क्या होगा? इसी लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन, ये हो गया लिपिड का एक लेयर। इसलिए लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनता है, और ये लिपिड और प्रोटीन का प्रोपोर्शन सेल टाइप, ऑर्गेनेल टाइप, स्पीशीज के टाइप के आधार पर बदलता रहता है। इसलिए आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर होगा ए। बी नहीं होगा क्योंकि लिपिड वाली नहीं होता है, प्रोटीन वाली नहीं होता है, और नन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर। सवाल पूछता है इसमें कौन सा नॉनसेंस कोडॉन है? तो ये सवाल है, नॉनसेंस कोडॉन होता है ट्रांसलेशन में। जब हम mRNA का ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटीन बनाने में, तो वहां पर 3 प्रकार का नॉनसेंस कोडॉन पाया जाता है। इसको रट लीजिए, याद कीजिए नॉनसेंस कोडॉन। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले यू लिखिए, एक यू यहाँ पर, दूसरा यू यहाँ पर, तीसरा यू यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए
यू के बाद लिखिए आ डबल ए, फिर लिखिए यहां पर आज, ए और जी, आज, लास्ट में लिखिए गा, तो क्या हो गया आ, आज, गा। ये 3 है नॉनसेंस कोडोन यानी स्टॉप कोडोन्स। आंसर मिल गया होगा, आंसर ए है, यही आपका नॉनसेंस कोडोन स्टॉप कोडोन्स होता है। एयूजी याद कर लीजिए, कल को सवाल पूछ सकता है। एयूजी क्या है, ये आपका स्टार्ट कोडोन्स है, स्टार्ट कोडोन्स है। जब भी mRNA का ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन में बनाने के लिए, तो सबसे पहला जो कोडोन आता है वह आता है एयूजी आता है। ट्रिपल यू होगा नहीं, यूजीसी होगा नहीं। समझ में आ गया आपको कैसे बनाते हैं सवाल को, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज, कौन सा है? अब कोई स्पीसीज जो है वह एक्सटिंक्शन के कगार पर है, काफी खतरा में कि वह खत्म ही हो जाएगा, तो उस प्रकार के स्पीसीज को किस टर्म से डिनोट करते हैं? तो उसके लिए टर्म आता है इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट आएगा नहीं, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है मर चुका है, लेकिन मरा तो है नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजर में है। रेयर नहीं हो, रेयर का मतलब होता है कम नंबर, ये भी नहीं होगा। अब वल्नरेबल का मतलब होता है ये रिस्क में है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं है, इसलिए इंडेंजर्ड इसका सही उत्तर हो गया। आई समझ में बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम प्लांट में क्या फंक्शन करता है? आइए फंक्शन लिख लीजिए। जाइलम जो होता है, ये जाइलम प्लांट में आपका वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ये सवाल कितनी बार पूछ चुका है बीपीएससी। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑक्सीजन एंड अदर गैस, ये क्या होता है? ये सिंपल डिफ्यूजन स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसलिए ये भी उत्तर सही नहीं होगा। इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसको भी फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड को फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आए समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 147, मतलब नंबर है, उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कौन सा प्लांट का क्लासिफिकेशन है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू को एक कैरेक्टर माना गया था? तो लिखिए, आइए। इंगलर एंड प्रेंटी ने प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक उसी प्रकार बेंथम एंड हुकर ने मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया था। आई बात समझ में? लास्ट में क्या बचा? एपिडिकंडोल, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है, मोर देन वन तो होगा ही नहीं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगो का कौन सा पार्ट है इसको हम खाते हैं? आइए मैंगो का एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे बाहर होता है एपिकार्प, बीच में होता है सीड जिसको हम बोलते हैं इंडोकार्प, यहां होता है फ्लैश जिसको बोलते हैं मेजोकार्प। तो हम लोग क्या करते हैं? मेजोकार्प को खाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। आई समझ में बात? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोरिजल एसोसिएशन क्या होता है? तो माइकोरिजल एसोसिएशन में क्या होता है? हायर प्लांट का रूट्स और फंगी का रिलेशन होता है, रूट्स एंड फंगी का रिलेशन होता है। फंगी क्या करता है? फंगी रूट्स को फायदा पहुंचाता है, कैसे? मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके, यही सही जवाब होगा। प्रोटेक्शन एंड फूड, ये रूट देता है फंगी को, इसलिए ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएगा, सी तो होगा ही नहीं।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। तो मैंने आज बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को 360 में एनालिसिस करके बता दिया। उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी निकला होगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगला लेक्चर होगा फिजिक्स के 360 डिग्री एनालिसिस। तब तक बाय।